नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सा विद्या जा विमुक्त है। वो विद्या है जो मुक्ति प्रदान करता है। पिछले 2 दिन से मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला और मेरा काम खत्म होने के बाद मैं लगभग कल भी 2-3 घंटा समय बिताया, इंटरेक्ट किया। आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, विथ प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, विथ फैकल्टी, विथ लाइब्रेरियंस, विथ आई इंटरेक्टेड विथ many students also. And today early morning, while my morning walk, I could click few visuals. I spotted many spots in the university and I could find that मुझे ये गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक गुरुकुल कैसा होता है, और सचमुच में शिक्षा अनुष्ठान एक मंदिर का वातावरण होना चाहिए। एक ऐसा वातावरण मैंने महसूस किया। आपको लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी एक नेचुरल जंगल के अंदर है। ऑफ कोर्स यहाँ बहुत सारा कलरफुल फ्लावर्स नहीं है, लेकिन उसके विशेषता मैं बता दूं, इन लोगों ने ये यूनिवर्सिटी का जो नेचर था उसको नहीं छेड़ा है। And they have preserved the plants, reptiles, trees, everything as it is natural, and you can always hear the sounds of the nature. You cannot listen any polluted vehicle sound and you will feel so soothing environment. तो मैंने रिक्वेस्ट किया प्रोफेसर डॉक्टर आलोक चक्रवाल जी से, जो कि यहाँ की वाइस चांसलर है, और उनका काम देखने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपसे के साथ कुछ समय रूबरू हो सकता हूँ। तो आलोक जी राजी हुए हैं। आलोक जी, आपका उदय इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच बताऊं, as a journalist, I am covering since last 25 years. I am highly impressed the way the environment of the university is maintained, and it would be a unique example, in fact. So how it is possible, despite having so much of students, so much of problems, as it is the universities face financial problems, and there are many blah blah blah. How you are able to do this? Can you suggest so that others can take some suggestions from you? देखिए, एक शिक्षक है, वो बेसिकली उसका काम सृजन करने का होता है, और सृजन का मतलब केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, अभ्यासक्रम और सिलेबस पूरा करके पढ़ाई नहीं होती है। सही मायने में शिक्षक वो होता है जो जीवन की प्रैक्टिकल बातों को जो ज़्यादा बताते हैं। तो हमारे कैंपस पे ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे अध्यापक हैं जो लोग मिल करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारा पहले दिन से ये मानना है कि अगर हमने बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं की, अगर हमने नेचर कंजर्वेशन नहीं किया, तो हम आने वाली हमारी जो प्रजा है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस बात को देखते हुए हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सतत प्रयास किया, और लगभग हमारे जितने 32 डिपार्टमेंट हैं और करीब 11,000 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, वो लगातार इस प्रयास में लगे रहते कि इस विश्वविद्यालय में ग्रीनरी कैसे मेंटेन किया। पिछले 3 सालों में मेरा ऐसा मानना है कि करीब 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं इस कैंपस के ऊपर, नए पेड़। ऑलरेडी इस कैंपस पे 1.5 लाख से ज़्यादा पेड़ थे, और अगर 50,000 को उनको और शामिल कर लिया तो 2 लाख से ऊपर ज़्यादा वृक्ष हैं। टोटल एरिया कितना है? हमारे कैंपस का टोटल एरिया है 655 एकड़। ओके। और इस 655 एकड़ के कैंपस को हमने, अगर मान लीजिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ भी रहा है और उससे कुछ पेड़ों को अगर हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है, या अगर कुछ पेड़ जैसे बबूल वगैरह के हैं उनको काटना भी पड़ रहा है,
तो एक पेड़ के सामने कम से कम 10 पेड़ लगाए जाते हैं। ये हमारा रेशियो है। अगर एक पेड़ कटा तो 10 पेड़ से ज़्यादा हम लगाएंगे। और अभी हमने पिछले साल 17 एकड़ में 7,700 पेड़ हमने लगाए, जो हमने फॉरेस्ट के कोलैबोरेशन में किया। इसी के अलावा हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट अपने बच्चों से मिल करके, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे हों, चाहे उनके डिपार्टमेंटल बच्चे हों, वो सारे लोग मिल करके यहाँ की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने का। विश्वविद्यालय के बच्चे केवल मातृभूमि और अपने भूमि संवर्धन के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो अल्टीमेटली प्रकृति को कुछ वापस दे रही हैं। जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने 1 क्यूबिक टन अगर ऑक्सीजन यूज किया, तो उसके सामने 10 क्यूबिक टन हम ऑक्सीजन प्रकृति को देने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसके लिए कौन कौन सा एजेंसी को, एनवायरमेंटल एजेंसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कोलैबोरेशन है? हाउ दे आर हैविंग टाइज विथ योर यूनिवर्सिटी सो दैट इट इज बिकमिंग सक्सेसफुल? देखिए, जैसे एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे कैंपस के ऊपर 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। अब 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हमारी आवश्यकता से 2 गुना है। तो आज की तारीख में जो छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हमने उनको जानकारी दे दी है। हमने ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी भेजना शुरू कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, आप कितना हर महीना कितना वाट बेचते हैं इलेक्ट्रिसिटी? अभी उस पर फाइनल हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी हमें फाइनल मिला नहीं है, मगर हम हमारी आवश्यकता का दुगना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, उसका आधा ही हम कंज्यूम करेंगे, आधा ग्रिड में जाएगा। मतलब जाएगा तो ग्रिड में पूरा, मगर बाकी जो आधा है उसका हमें जो भी वो कंपनसेटरी रेट तय करेंगे। तो आप देखिए कि इससे हम जो फॉसिल एनर्जी का यूज करते थे, जो हम थर्मो इलेक्ट्रिक का यूज करते थे, या और भी जो कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते थे, वो बंद हो गया। कैंपस के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ ई रिक्शा वगैरह हैं, और बच्चों को गेट से लेकर के पूरे कैंपस में ई रिक्शा से छोड़ने की व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी सारी मात्रा में जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं, वो कैंपस में उनकी मात्रा घटी है। ज़्यादातर बच्चे या तो पैदल चलते हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, और हम लोग स्वयं भी कैंपस का पूरा, और इतना मनोरम यहाँ का दृश्य है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इन वाहनों का उपयोग कम से कम करें। ऐसे में अगर आप देखें तो प्रकृति का संरक्षण पूरी तरह से यहाँ हो रहा है। केवल पेड़ पौधे नहीं, बल्कि जीव जंतु भी यहाँ लगभग सभी प्रकार के। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में अभी एक दिन हमने देखा, एक गोल्डन जैकॉल दिखा, आपको जंगली रैबिट्स मिल जाएंगे, कबर बिच्छू मिल जाएंगे, ऐसे प्राणी हैं यहाँ कैंपस में। रेप्टाइल्स का तो लगभग सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। मैंने देखा कई सारा साइन बोर्ड आपने लगा रखा है। उसके अलावा आपको बताऊं, जैसे अभी ठंड का सीजन आएगा, तो साइबेरिया से लेकर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अगर आप देखें तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर आते हैं, और कई हजार की संख्या में आते हैं यहाँ पर। हाँ, आते हैं। बहुत बड़ा हमारा जो तालाब है काली मंदिर जी के सामने, जो हमारा शांति सरोवर है, उस शांति सरोवर में अगर आप देखेंगे तो अभी अगले महीने से कई हजार पक्षी आएंगे माइग्रेटरी। तो यहाँ पर उनके पास एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो आते हैं। तो उन पक्षियों का फिर यहाँ पर आगे रिप्रोडक्शन सिस्टम भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरा कैंपस आप देखिए कि कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी मैपिंग और कंजर्वेशन सेंटर भी बनाने की आवश्यकता है। भूतकाल में हमने कुछ प्रयास किया था, और कुछ संबंध एजेंसियों को भी हमने कुछ अपने प्रपोजल दिए थे, नहीं हो पाया था। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे कुछ काम हुआ है, मैपिंग हुआ है। हॉटस्पॉट है, हिमाचल है, वेस्टर्न घाट है, जो आपका बालाबार हिल्स वाला घाट है। तो सेंट्रल इंडिया में अभी तक बायोडाइवर्सिटी मैपिंग और कंजर्वेशन का काम सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, और मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर करीब 1300-1400 प्रजातियां धान की आइडेंटिफाइड है, मगर चूंकि जानकारी नहीं है, और कुछ लोग यहाँ बीज का बैंक भी बना करके, जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं बड़े बुद्धिशाली। एग्रीकल्चर रिसर्च, जैसे आपने धान की बात कहा, तो ये जो वेराइटीज ऑफ राइस का है और लोकल फार्मर्स है, उनके साथ आपका भी कोई टाइप है? आर यू हेल्पिंग फॉर सीड, गुड क्वालिटी सीड? ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि अब जैसे 13 से 14 प्रजातियों की ही खेती किसान लोग करते हैं, क्योंकि यील्ड ज्यादा है, मगर हमें और प्रजातियों को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है।
तो उसके लिए पहली बात जो मैंने कहा, एक बायोडाइवर्सिटी मैपिंग और एक कंजर्वेशन सेंटर की आवश्यकता है, जो हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में अगर हम किसी एजेंसी के मार्फत होकर उसको खड़ा कर पाए, और हमारे पास पूरी योजना है, उसका पूरी प्लानिंग हमने बना कर रखी है। रही बात किसानों के लिए और यहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल है, उनके लिए हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग प्रकार का कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं। जैसे कुछ बैम्बू क्राफ्ट बनाने वाले लोग हैं, तो वो हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ का एक हमारा तीनों मिलाकर के डिपार्टमेंट है, तो वो उनके साथ कुछ से कुछ सालाना इवेंट करते रहते हैं। इसी तरह हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, जो यहाँ के नेचुरल बैगास जो वैद्य हैं, जो बैगा एक जनजाति है, तो उन लोगों के साथ वो कुछ इवेंट हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट। इसी तरह हमारा रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो इस तरह के किसानों के साथ मिलकर के कुछ कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। बट एज सच सीड का कोई हम उनको कोई सहायता ऐसा तो नहीं दे पाते हैं, मगर हाँ उनकी समस्याओं को लेकर कोई इम्प्रूवमेंट हम जरूर से करते रहते हैं। मगर आने वाले भविष्य में हमारा ये जरूर से है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आगे कुछ काम यहाँ पे शुरू करें। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया काम आपने किया है और सचमुच इंस्पायरिंग। एंड मैं एक और जीवन की और पहलू में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग रिसर्च फॉर द फार्मर्स। बट समाज की जो शीर्ष स्थान में खड़े हैं, वो ट्राइबल हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो यहाँ आते हैं जिनके पास 2 वक्त खाने का नहीं है, वो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। उनके लिए आप कैसे मदद कर पाए, कुछ कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के लिए कुछ सोचा है क्या? बिकॉज दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ट्राइबल बच्चे काफ़ी सीधे होते हैं, और ट्राइबल बच्चों और सामान्य बच्चों जो डाउन ट्रोडन इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सभी को ध्यान में रखते हुए पिछले 26 जनवरी 2023 से हमने एक योजना का प्रारंभ किया। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े स्वाभिमानी होते हैं, उनको अगर कोई मुफ्त में कोई चीज़ दी जाए तो वो उनके लिए थोड़ा सा एक समस्या बनती है। तो हमने 10 रुपए में बच्चों को भरपेट खाना देने का एक योजना का प्रारंभ किया। वाह! क्योंकि अगर बच्चा अगर अपने जेब से खरीदता है तो भरपेट खाना उसको 100 रुपए से कम में तो क्या मिलेगा, एक समस्या होती है। और अगर घर जाके आता है तो भी समय जाता है, और अगर घर से टिफिन लाता है कई बार उसमें समस्या होती है। तो यहाँ पर कैंपस हमने 10 रुपए में एक स्वाभिमान थाली की योजना प्रारंभ की, और जो योजना पूरी तरह से सामाजिक योगदान पर आधारित है। इसमें हमारे शिक्षकगण भी अपना डोनेशन देते हैं, समाज के लोग भी डोनेशन देता है, सीएसआर फंड भी सीएसआर फंड भी है। तो इन योजनाओं से इस खाते में पैसा आता है, और रोज प्रतिदिन हमारा लक्ष्य करीब 1000 बच्चों का खाना खिलाने का रहता है, और वो बच्चों को पूरे पौष्टिक रूप से खाना खिलाए। कई बार हम लोग भी खाना खाने जाते हैं, उसमें हमारे टीचर्स भी खाना खाने जाते हैं, और ये इसका पूरा मैनेजमेंट हमारे बच्चे ही करते हैं। मतलब हमारे विश्वविद्यालय कोई प्रोफेसर या कोई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चों का उसमें टर्न लगा रहता है। वही सारा फूड का प्रोक्योरमेंट करते हैं, फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करते हैं, एचआर मैनेजमेंट करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति कही गई, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि अनुभवजन्य ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चे एक तरह से सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, 10 रुपए में खाना बना के दे भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो एक योजना ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में चल रही है, जो बच्चों के लिए काफी एक उत्साह का विषय है। इसी के साथ साथ हमने इस विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने के लिए कुछ और योजनाएं प्रारंभ की। हम मानते हैं कि माता पिता से बढ़ के हमारे जीवन में कोई नहीं होता है, मगर समाज की जो व्यवस्था स्ट्रक्चर है धीमे धीमे बदल रही है। बच्चे बाहर जाने लगे हैं पढ़ने लिखने के लिए, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, और बाहर तो मतलब देश में हैं वो तो अलग बात है, विदेशों में भी चले जाते हैं। माता पिता बच्चों के पास जाते हैं, कई बार उनको वहाँ का वातावरण सूट नहीं करता, या किसी अन्य कारण से भी अगर माता पिता अकेले हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा,
उनका हालचाल कौन पूछेगा, उनको मेडिकल इमरजेंसी है तो कौन दवाखाने ले जाएगा, या उनकी और भी सोशल आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने एक जीजीवी श्रवण लाइन योजना की प्रारंभ की। वो हमारी हेल्पलाइन इस बिलासपुर के सभी वृद्धों के पास दी हुई है, फ्लैश किया हुआ है, और अगर किसी को भी कोई सोशल आवश्यकता है, कोई किसी और तरह की आवश्यकता है, तो उन्होंने अगर एक कॉल किया तो बच्चे 10 मिनट 15 मिनट में उनके पास पहुंच जाते हैं। कई बार केवल बैठ के चाय पीना और समय बिताना भी उनके लिए बड़ा संबल का काम करता है, उनके लिए बड़ा आधार का काम करता है, बड़ी खुशी देती है। तो हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो वॉलंटियर हैं, और भविष्य में हमारी योजना इसको ओला और उबर के ऐप के रूप में करने की है। ऐप हमारा पूरी तरह से तैयार है, केवल गूगल मैप के साथ जो उनका पेमेंट का लिंक है वो थोड़ा सा एक मसला फंसा हुआ है, तो वो फिर ऐप बेस्ड हो जाएगा, ऐप पर ही कोई किसी को बुक कर सकता है। What sort of help you provide them through this? हाँ, हेल्प में ये है कि जैसे मान लीजिए उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हॉस्पिटल ले जाना है, उनके लिए दवाएं लाना है, उनके रेगुलर बिल्स जमा करने हैं, उनको किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जो भी आवश्यकता है वो सारे हमारे बच्चे जाते हैं और उनके पास रहते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, उनके साथ बैठ करके गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं। ऐसे वीकली कितना कॉल्स आता होगा आपके पास? अच्छी खासी संख्या में, करीब 100 से ज़्यादा तो हमारे रेगुलर रूटीन में रजिस्टर्ड एल्डरली पीपल हैं, और उसके अलावा भी कॉल्स आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। मेरे ख्याल से आसपास की एरिया का 5 किलोमीटर का पेरीफेरी में जितने भी आते हैं वो लोग करते हैं, पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको कहाँ, हाउ दे कैन स्पेयर टाइम फॉर डूइंग दिस सोशल सर्विस? एक्चुअली इसको हमने उनकी शिक्षा के साथ जोड़ा है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें ये भी कहा गया है कि आप इन चीज़ों को उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट में लाएंगे। उनकी जो रचनात्मक मूल्यांकन, ये उसका ही भी एक भाग है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो 30% जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें भी आता है। उसके अलावा ये क्रेडिट फ्रेमवर्क में भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 40 घंटे बच्चा अगर इसमें देता है तो उसको उसके लिए सर्टेन जो डेडिकेटेड 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट जैसे, ये भी हम भविष्य में इसको हम लाने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये बच्चों के लिए अनुभवजन्य ज्ञान है एक तरह से। जब आप वो इंटरपर्सनल स्किल नहीं अगर काम करेंगे तो बच्चों को आना चाहिए। बच्चा क्या होता है, केवल क्लास में चॉक एंड टॉक की बात करता है, साल के या सेमेस्टर के अंत में 3 घंटे का पेपर लिख दिया, तो जो व्यावहारिक चीजें वो कहाँ सीखेगा, और ये कहीं सिलेबस में होती नहीं है। बहुत अच्छा सजेशन दिया डॉक्टर साहब आपने। अब जैसे कि कोई बच्चा प्रैक्टिकल में वाइवा में होता है कि कुछ 10%, 20%, 30% होता है, ये जो आपने इनोवेटिव पॉलिसी किया उसमें उसको ऐड कर सकते हैं क्या, ये काम किया तो उनको इतना परसेंटेज मार्क्स मिलेगा? देखिए, ये मैंने आपको बताया जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट का भाग है, तो ऑलरेडी टीचर्स इन चीज़ों को उसमें कंसिडर करते हैं। जब उनको 70-30 का जो हमारा रेशियो होता है, तो 30% वाले असेसमेंट के बाद में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा और भी एक बड़ी समस्या क्या होती है, देखिए ऐसा है, हम और आप सभी लोग पुराने ज़माने में पढ़े और हमने देखा उसमें इतनी समस्याएं नहीं होती थी। सरकारी स्कूल में भी जाते थे हम लोग, और सारे लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े। आज क्या है, फीस को लेकर कई बार बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं। अच्छा बच्चा है, मेरिटोरियस है, मगर फीस नहीं है, फीस नहीं भर पाता है, या फीस भर लिया तो हॉस्टल के पैसे नहीं है, हॉस्टल कर लिया तो किताबें के पैसे नहीं है। तो इस गुरु पूर्णिमा से हमने अपने अध्यापकों के साथ बात किया, सभी हमारे जो अध्यापक हैं उनके साथ बैठकर हमने चर्चा की कि क्या ऐसे गरीब छात्रों के लिए हम कोई योजना बना सकते हैं, और क्या उनके लिए हम अपने 1 दिन की सैलरी को डोनेट कर सकते हैं। तो आपको जानकर आनंद होगा कि कुल हमारे 522 अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ ने 1 दिन की सैलरी पहले स्ट्रोक में दी, बाद में और भी बहुत सारे लोगों ने दिया। तो इसमें एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी हुई, और उसको हमने इसलिए रखा है कि किसी भी विद्यार्थी का पढ़ाई फीस के कारण से नहीं रुकेगा। तो अगर फीस की कहीं ज़रूरत है तो उस पैसे से हम उन बच्चों को फीस का सपोर्ट देंगे, और इसका नाम हमने रखा जीजीवी सुदामा योजना। जीजीवी मतलब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। और कृष्ण और सुदामा मित्र थे, मगर कृष्ण ने कभी सुदामा को ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई आप विपन्न और मैं संपन्न हूँ। इसी तरह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों को हमेशा अपना समर्थन देगा जो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं
वंचित हैं और वो अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये योजना भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा हमारा एक और बड़ा लक्ष्य है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा लक्ष्य है कि वेल राउंडेड ग्रेजुएट्स हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके निकले और अपनी आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, व्यावसायिक, प्रोफेशनल सारे जिंदगी को आगे बढ़ा सके। होता क्या था कि पूर्व में बच्चा कुंठा से ग्रसित होता था, एक पढ़ाई किया नौकरी नहीं मिली, दूसरी डिग्री नौकरी नहीं मिली, तीसरी डिग्री तो करते करते वो डिग्रियां तो इकट्ठी होती जाती थी, पर बच्चा चूंकि रोजगार के अभाव में अपने आप को कहीं न कहीं से निष्फल मानता था। तो इस विश्वविद्यालय ने बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की और हमारे विश्वविद्यालय का एक बड़ा विद्यार्थी वर्ग है जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में राखी जो है वो धान की राखी बनती है, तो रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे ज़्यादातर राखियाँ बना करके अपनी फीस और पॉकेट मनी निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो साबुन बना रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो ब्रेड बना रहे हैं, बेकरी भी चलता है, कुछ बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 15 से 15 कंपनियों तक का अभी तक का मेरे पास डाटा है जो स्टार्टअप कंपनियां हैं और उनको अच्छी, उसके जो सीईओ बच्चे अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये कि एक समय में हमारे विश्वविद्यालय के सभी बच्चे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों और अपनी पढ़ाई के लिए घर से उनको पैसे के लिए आश्रित ना होना पड़े। तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी इन योजनाओं में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने विश्वविद्यालय में लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। हमने कहा भाई देखिए, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है ना। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने एक हेल्दी यूनिवर्सिटी मूवमेंट का प्रारंभ किया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को दिन में 1 घंटा व्यायाम करना है। कैंपस पर रहते हुए भी करेंगे। तो कोई बैडमिंटन खेलने जाता है, कोई वॉक करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तब ड्यूटी आवर से 1 घंटा देते हैं? शाम को करते हैं जनरली, या कोई सुबह आ गया योगा में लगा दिया, आगे पीछे कर लेते हैं। ड्यूटी आवर्स का उसमें कहीं वेस्टेज नहीं है। तो सुबह हमारा योगा के सारे क्लासेस लगते हैं। विमेंस के लिए जिम्नाजियम है, मेल्स के लिए जिम्नाजियम है। तो उससे एक हेल्थ का कॉन्शियसनेस काफ़ी बढ़ा, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है अपने हेल्थ को लेकर। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक और रिसर्च एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है। हमारा एच इंडेक्स इस समय 85 के ऊपर है। हमारे टोटल साइटेशंस करीब 42,000 के ऊपर जा रहा है और लगातार डीएसटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। तो कुल मिला करके हमारे अध्यापक लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे रिसर्चर्स इस विश्वविद्यालय को एक रोल मॉडल बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बीच में एक बात आपको बतानी रहेगी, हम लोग वर्ल्ड ग्रीन रैंकिंग जो होती है, यूनिवर्सिटी की ग्रीन रैंकिंग, उसमें हमने 3 साल पहले जब रैंकिंग कराई थी तो हमारा 674वां नंबर आता था। इस समय हम बढ़ते बढ़ते विश्व में 403 नंबर पे आ गए हैं। तो 674 और 403 करीब 250 पायदान का हमने जंप किया। भारतवर्ष में हम लगभग 11वें नंबर पे सबसे ग्रीन कैंपस है जहां तक मेरी जानकारी। और अभी कल ही मेंटल हेल्थ वेलबींग का हमारा जो एक रैंकिंग आती है उसमें हम डायमंड बैंड में आ गए, जो हम देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारी रैंकिंग। टाइम्स वर्ल्ड हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी हमारा स्थान है और अच्छा खासा स्थान है। और इसी के साथ साथ जो सस्टेनेबल रैंकिंग होती है उसमें भी इस विश्वविद्यालय का अच्छा स्थान है। कुल मिला जुला करके एक पूरे विश्वविद्यालय में एक उत्साह का माहौल बना हुआ और एक उल्लास का भी माहौल बना हुआ और साथ साथ में उत्सव का भी माहौल बना हुआ। तो विद्यार्थी, शिक्षक और हमारे जो सपोर्ट कर्मचारी है, सब मिलजुल करके आपस में एक जेलिंग के साथ काम कर रहे हैं और ये इस विश्वविद्यालय को भारतवर्ष का एक रोल मॉडल बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब। आप ऐसे लग रहा है कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन एक परिवार चला रहे हैं। बच्चा का चारित्रिक विकास के लिए आपने पूरी तरह से लगे। एक सवाल मेरा मन में और आता है कि एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद परिस्थिति ये आई है कि बच्चा केवल एक विषय तक सीमित नहीं है। पहले जैसे मान लीजिए एक दिशा में ही चले जाते, वो घोड़े की आंख पर आपने वो
पट्टी डाल दी और वो सीधे ही देख रहा है, अगल बगल नहीं देखता था। अभी क्या, बच्चा सीधे भी तो देख रहा है मगर साथ में अगल बगल अगर कोई उसके काम की चीज दिखाई देती है तो वो भी सीखता है। तो अब उसके माइनर भी हैं, मेजर भी हैं, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं। तो बच्चे के पास बहुत तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। म्यूजिक के साथ अगर मान लीजिए पढ़ना चाहता है, वो मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन रखना चाहता है, वो और भी सब्जेक्ट्स को मान लीजिए शेयर मार्केट के लिए फिनटेक में जाना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई और सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो सारे विषयों का समावेश हो रहा है। मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट पढ़ना चाहे और साथ में वो फिनटेक भी करना चाहता है, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं उसी बात का पूछ रहा था कि प्रैक्टिकली आप क्या दे बच्चे से कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया? कर दी। इतना जरूर है कि कोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है, चूंकि अभी ये शुरुआती वर्ष है तो कोर्सेज की संख्या थोड़ी सीमित है अभी, पर धीमे धीमे हम आने वाले समय में और ज्यादा कोर्सेज को हम बढ़ाने चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि आपने तो इतना काम किया कि मैं पूछूं तो कम से कम 3 घंटा बोलेंगे तभी कम पड़ जाएगा। तो अंतिम में जानना चाहता हूँ, अवसर भारत की जो शिक्षा संस्कृति, भारत की जो कला परंपरा, ये सारा चीज को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कई सालों से प्रयास होता हुआ है, चाहे विदेशी ताकत हो, इन्वेडर्स हो, सब ने किया है। एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम में भी किया है, हिस्ट्री लिखने में किया है, और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटीज में होता है कल्चरल पॉल्यूशन। आज अगर कोई अपने आप को नेशनलिज्म की बात करे, नेशनलिस्ट की बात करे, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसको। अगर सेकुलरिज्म का बात करे तो अच्छा रहता है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी में ये कल्चरल पॉल्यूशन किस लेवल पे है और नेशनलिज्म किस लेवल पे? देखिए, मैं पिछले 3 सालों से हूँ और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थी जो हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हैं और उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। इसलिए इस तरह के किसी तत्व का मेरी जानकारी में यहाँ उपस्थिति नहीं है। हमारे बच्चे बहुत ही सुसंस्कृत हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान देते हैं और अच्छी से अच्छी कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हो रहा है, खुद का व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं, अच्छी जगह नौकरी भी पा रहे हैं। तो जो बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति बहुत स्पष्ट है, उसको बाकी अन्यथा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट की इसकी कोई ना तो मंशा होती है और ना ही उसके पास समय होता है। तो हमारा विद्यार्थी बहुत ही स्पष्ट है। हमारे विद्यार्थी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए समर्पित हैं और बहुत ही ज़्यादा जागृत विद्यार्थी हैं। भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप किस तरह से यहाँ पर जैसे कला, क्योंकि ये एक ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल संस्कृति एक अलग होती है, आर्ट अलग होती है, स्किल डेवलपमेंट की जो बात किया, इस तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े खास करके कल्चरल एनलाइटमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम आप लोगों के साथ मिलके कुछ करते हैं क्या आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक खास करके बल दिया गया है और हम लगातार अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश धीरे धीरे करते जा रहे हैं। एक साथ नहीं, मगर जैसे जहाँ जितना स्कोप दिखाई देता है, हर विषय में थोड़ा थोड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा को हम शामिल करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश होगा, कल्चरल या सांस्कृतिक चीजें जो कह रहे हैं वो अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि ये था कि आपने एक पाठ्यक्रम पढ़ा, परीक्षा दी, डिग्री ली, चले गए, नहीं, अब उसका धरातल पर देखा जाएगा और किसी भी शैक्षिक संस्थान का सामाजिक सरोकार क्या है ये पहले देखा जाएगा। तो आज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेकर के डिग्री देने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि समाज के साथ जुड़ रहा है। जो मैंने आपको कई सारी योजनाओं का नाम आपको गिनाया, तो अब जैसे हमारे यहाँ सारथी योजना चल रहा है, तो सारथी योजना के बारे में बताना रह गया मैं आपको। हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो गेट पर आपको देखेंगे बच्चे मिल जाएंगे। ऑटो रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं,
तो वो हमारे बच्चे जब खाली पीरियड होता है तो आकर स्वयं चलाते हैं और 5 रुपए में आपको कैंपस में कहीं भी छोड़ के आते हैं। उससे जो आमदनी होती है उसका 70% पैसा उन बच्चों को चला जाता है और 30% उन व्हीकल्स के मेंटेनेंस में जाता है। अब बताइए, बच्चा पहले तो ये होता है कि काम नहीं करेगा, अब बच्चा काम कर रहा है, खुश हो रहा है, कुछ न कुछ उसको आमदनी भी हो रही है। और सांस्कृतिक पहलू की बात मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक बड़ा वर्कशॉप हुआ था 2 दिन का, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने मिलकर के अपने एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड या अपने टेक्सटाइल रिलेटेड आर्ट का प्रदर्शन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में उस आर्ट का सर्कुलेशन हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सारे जगहों पर हुआ। और आने वाले समय में भी हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को लेकर के ऐसा करीब हफ्ते भर का वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें विदेशों से करीब 1 दर्जन जितने एक्सपर्ट आ रहे हैं और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हम कैसे और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र पर भी काम हो रहा है। आपने सुना दर्शक कि ये जो गुरु घसीदास विश्वविद्यालय है, मैं कहूँगा ये विश्वविद्यालय नहीं, ये गुरु घसीदास गुरुकुल है। और यहाँ इनके वाइस चांसलर आलोक चक्रवाल जी वशिष्ठ ऋषि की तरह भगवान राम बनाने में लगे हुए हैं। वैसे छत्तीसगढ़ जो है ऐसा जगह है जहाँ पर राम और कृष्ण का बहुत निविड़ संपर्क है। यहाँ पर वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे अनेक संत परंपरा, स्वयं गुरु घसीदास जी की जो सतनाम होता है वो ये सत्य के ये सारा छत्तीसगढ़ का ही घर है। जैसे हमको ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है पर एक छत्तीसगढ़ का एक अलग आश्रम है, गुरुकुल है। और मेरा इच्छा है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा और खास करके विद्यार्थियों को और अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं सलाह दूंगा कि आपको कभी समय मिले कि गुरु घसीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए अवश्य घूमने आए। इसका नेचुरल एनवायरनमेंट देखिए। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग अलग स्कीम्स किए हैं, सारथी स्कीम्स, 10 रुपया में खाना, सुदामा स्कीम्स, ये सारा एक इनोवेटिव आइडिया है। तो आदमी के व्यक्ति के पास जब इच्छा शक्ति होता है तो बाकी चीजें अपने आप हो जाता है। तो ये प्रबल इच्छा शक्ति के कारण आज इस यूनिवर्सिटी में आलोक कुमार जी घोड़े बन के इसको आगे ले जा रहे हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सबसे बढ़िया कहाँ हुआ है, अगर वो भी देखना है तो वो गुरु घसीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यूनिवर्सिटी में आपके साथ आपने दर्शकों को एनलाइटमेंट किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मैं 6 महीना 1 साल के बाद आऊंगा तो आप और आगे ऐसा कई सारा स्कीम्स बच्चे के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना। थैंक यू। वंदे मातरम।